हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनल रिव्यू में। और आज है पहली क्लास उत्तराखंड पटवारी लेखपाल जो परीक्षा होने वाली है 14 जून को। आई नो 10 दिन भी नहीं बचे अब, लेकिन पहली क्लास क्यों? क्योंकि ये क्लास जो होने वाली है ये पूरी तरह से जो 21 सितंबर को हुआ था 2025 में पेपर पटवारी का, उसका विश्लेषण है। अच्छा, विश्लेषण कैसे है देखो। इसमें 100 क्वेश्चन थे, जिसमें से हमने पूरी तरह से 100 क्वेश्चनों के एनालाइज करके टॉपिक हमने डिसाइड करे। और हमें टोटल कितने टॉपिक मिले? हमें टोटल मिले 20 टॉपिक, ठीक है। और इस 20 टॉपिक में आपको क्या क्या मिलेगा? इसमें आपको सामान्य ज्ञान उत्तराखंड के 8 टॉपिक मिलेंगे, सामान्य हिंदी के 4 टॉपिक मिलेंगे, और सामान्य अध्ययन और जीएस के हमें आपको 8 टॉपिक मिलेंगे। यानी कि टोटल आपके हो जाएंगे 20 टॉपिक हो जाएंगे। इनको बेहतरीन तरीके से हमने डिजाइन किया हुआ है। अब 20 टॉपिक है तो यहाँ पे 10 दिन में कैसे कवर होंगे? जाहिर सी बात है, एक वीडियो में हम 2 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आज पहली वीडियो है जो कि है पहला टॉपिक है उत्तराखंड की प्रशासनिक एवं ऐतिहासिक व्यवस्था, जिसमें स्वतंत्रता से पूर्व और पश्चात की हम बात करेंगे। इसमें कुमाऊं गढ़वाल के ब्रिटिश कमिश्नर जैसे कि जॉर्ज विलियम ट्रेल, हेनरी रैमजे बहुत ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है उसमें। राजस्व पुलिस प्रणाली, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण की घोषणा, ऐतिहासिक किले, ये देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे भूगोल से रिलेटेड जो है टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड का नदी तंत्र और जल विद्युत परियोजना की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, जिसमें गंगा नदी, यमुना नदी, भागीरथी, अलकनंदा, काली, टॉन्स, ये सबको मैप के जरिए हम डिटेल में देखेंगे। समय कम है तो हम वीडियो को भी छोटा रखने की कोशिश करेंगे, और एक वीडियो में आपको कम से कम नहीं भी तो 3 से 4 क्वेश्चन के फैक्ट जरूर तैयार हो जाएंगे यहाँ पे। तो बने रहिए वीडियो के साथ और बने रहिए इस पूरी प्लेलिस्ट के साथ। होप आपको यह हेल्प करेगा। चलिए अब करते हैं क्लास स्टार्ट। तो क्लास में पहला जो अध्याय है वो है उत्तराखंड की प्रशासनिक एवं ऐतिहासिक व्यवस्था, स्वतंत्रता से पूर्व और पश्चात की हम बात करेंगे इसमें। तो पहले हम बात करते हैं प्रथम और वास्तविक प्रशासनिक कमिश्नर जो थे, यहाँ पे एडवर्ड गार्नर थे। 1815 से स्टार्ट हुए थे ये बनने, मतलब इस 1815 में बने थे और मात्र 9 महीने के लिए रहे थे। उत्तराखंड में कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर कहलाते हैं, और इन्होंने क्या करा, पर्वतीय क्षेत्र में जो ब्रिटिश शासन है इसकी मजबूत नींव रखी थी। इनके अल्प कार्यकाल के समय में 1815 में गोरखाओं के साथ सुगौली की संधि की रूपरेखा यहाँ पे बनी थी। बात करेंगे दूसरे जो हैं जॉर्ज विलियम ट्रेल, इनका शासनकाल रहा था 1816 से 1835 तक। इन्हें कुमाऊं का बेताज बादशाह भी कहा जाता है, और 1823 में प्रसिद्ध जो 80 साला बंदोबस्त था, भूमि बंदोबस्त, तो वो लागू किया गया। अच्छा, एक बात और है, इसमें जो 80 साला बोलते हैं 1823 में हुआ, लेकिन 80 साला क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये शक संवत जो था, शक संवत 1880 में ये लागू था। उस टाइम पर 1880 चला था शक संवत, ठीक है, इसलिए 80 साला बंदोबस्त कहते हैं इसको। और इसी के साथ देखेंगे 1816 में जो डाक प्रणाली और अल्मोड़ा 1816 में इन्हीं के टाइम पे हुई थी, और पौड़ी में जेल 1861 में भी इन्होंने बनवाई थी। राजस्व के लिए 1819 में पहली बार पटवारी के 9 पद यहाँ पे सृजित किए गए थे। अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे थॉमस लुसिंगटन की। कार्यकाल इनका 1838 से 48 तक 10 साल के लिए रहा था। इन्होंने प्रशासनिक जो राजधानी थी अल्मोड़ा से नैनीताल यहाँ पे शिफ्ट करी, कुमाऊं की प्रशासनिक राजधानी। अल्मोड़ा में डिस्पेंसरी कमेटी यानी कि 1848 में इसकी स्थापना भी इन्होंने की थी, लुसिंगटन ने करी थी डिस्पेंसरी कमेटी की स्थापना। और पर्वतीय क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को अत्यधिक सुदृढ़ यहाँ पे बनाया गया था। बात करेंगे सर हेनरी रैमजे की, जो कि 1856 से 1884 तक इनका कार्यकाल रहा, और इन्हें कुमाऊं का अघोषित राजा और रामजी साहब के नाम से जाना जाता था। क्योंकि इनका नाम रैमजे था, तो यहाँ पे जो लोग थे लोकल के, वो इनको रामजी रामजी करके बोलते थे। और 1857 की क्रांति के दौरान पूरे कुमाऊं क्षेत्र में पूर्ण शांति बनाए रखने की यहाँ पे इन्होंने वो की थी, मतलब बनाए रखी थी। तराई के विकास हेतु तराई इंप्रूवमेंट फंड 1883 में इनकी स्थापना की थी, और 1868 में व्यवस्थित वन बंदोबस्त कर ठेकेदारी प्रथा समाप्त यहाँ पे की थी। बात करेंगे राजस्व पुलिस प्रणाली की अनूठी पृष्ठभूमि की, तो इसके जनक की बात करें तो इनकी जो नींव रखी थी राजस्व पुलिस प्रणाली की, ये कमिश्नर विलियम ट्रेल द्वारा 1819 में पटवारी के पदों के सृजन के साथ ही हुई थी। वैधानिक मान्यता इनको 1874 में शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट के तहत औपचारिक कानूनी ढांचे के रूप में इसको मिला था।
लागू करने का जो कारण था वो था पर्वतीय क्षेत्रों की जो विषम भौगोलिक परिस्थितियां थी और बेहद कम अपराध दर के कारण नियमित जो सिविल पुलिस थी, इसकी जगह पे क्या कर दिया, जो राजस्व अधिकारी होते थे उनको ही पुलिसिंग का कार्य दे दिया गया। मतलब कि जो पटवारी थे ना 1819 में जो बने थे, उन्हीं को क्या कर दिया, क्योंकि पटवारी तो थे, पटवारी ये राजस्व के काम करते थे, राजस्व का। लेकिन पहाड़ों में क्या होता है, क्राइम रेट बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा कम है, तो वहाँ पे जो सिविल पुलिस है उनकी ज़रूरत तो इतनी ज़्यादा खास पड़ती नहीं है। तो जो राजस्व पुलिस जो ये राजस्व कलेक्ट करने वाले अधिकारी होते थे उनको ही क्या कर दिया, पुलिसिंग का भी जिम्मा इनको ही दे दिया। और पहाड़ों में आज भी ये पद क्या है, अभी भी चलता आ रहा है और इसी के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। बात करेंगे कार्यप्रणाली और दोहरा जिम्मेदारी की, तो राजस्व विभाग के जो अधिकारी थे उनके कानूनी व्यवस्था और अपराध का जांच का दोहरा कार्य संभालते थे। पटवारी को अपने क्षेत्र में एफआईआर दर्ज करने, जांच करने और चालान करने का पूर्ण अधिकार है। प्रशासनिक पदानुक्रम की बात करें तो पदानुक्रम में पटवारी होते हैं, फिर कानूनगो होते हैं, फिर तहसीलदार होते हैं, जिलाधिकारी होते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके ये चलते हैं। और ये प्रणाली जो है पर्वतीय क्षेत्रों के 60% से अधिक भाग में रही है, जिसे अब धीरे धीरे नियमित पुलिस को भी सौंपा जा रहा है। बात करेंगे इसके बाद उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम की निर्माण यात्रा की बात करें तो यहाँ पे 1 अगस्त 2000 सन 2000 को ये विधेयक लोकसभा में पारित हुआ था, सर्वसम्मति से सफलतापूर्वक पारित हो गया था। 10 अगस्त को विधेयक को उच्च सदन यानी कि राज्यसभा की पूर्ण मंजूरी प्राप्त हो गई, यानी कि 1 अगस्त, 10 अगस्त, उसके बाद आ गया 28 अगस्त को राष्ट्रपति जो थे KR नारायण ने विधेयक पर अपने ऐतिहासिक हस्ताक्षर किए थे। किसको? 28 अगस्त को। और 9 नवंबर को भारतीय गणराज्य के 27वें राज्य के रूप में उत्तरांचल का उदय हुआ था। और उत्तरांचल के बाद 1 जनवरी 2007 को इसका नाम क्या कर दिया, उत्तराखंड कर दिया, जो आज के नाम से जाना जाता है, उत्तराखंड, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे पुनर्गठन अधिनियम के प्रमुख कानूनी प्रावधान क्या थे। धारा 3 के तहत राज्य निर्माण हुआ था। इस अधिनियम की जो धारा 3 थी, पुनर्गठन अधिनियम की धारा, इसमें उत्तर प्रदेश के 13 पर्वतीय जिलों को पृथक करके नए राज्य का गठन किया गया, जो कि उत्तरांचल। आधिकारिक नाम प्रारंभ में इस राज्य का नाम उत्तरांचल रखा था, 1 जनवरी को चेंज करते हैं, हमने बता दिया। परिसंपत्तियों का विभाजन की बात करें तो दोनों राज्यों के जो मध्य भूमि, जल संसाधन, सिंचाई, नहर, बिजली घर और यूजेविनियल और जो प्रशासनिक कर्मचारी थे, इनमें बंटवारा भी हुआ था। विधानसभा की सीटों का जो विकास था, शुरुआत में इस अधिनियम में 30 संसदीय सदस्यीय अंतरिम विधानसभा की व्यवस्था लागू की थी, जिसके बाद परिसीमन करके यानी कि सीटों का वो सीट बढ़ गई, निर्वाचित हो गई, 70 सीटों का निर्वाचन हुआ था। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण की बात करेंगे तो यहाँ पे पर्वतीय पहचान का प्रतीक है, चमोली जिले में स्थित गैरसैंण उत्तराखंड का राज्य आंदोलनकारियों की भावना, आत्मसम्मान और पर्वतीय विकास के मुख्य केंद्र के रूप में इसको देखा गया है। जो कौशिक समिति थी 1994 की, उत्तर प्रदेश के तत्कालिक जो मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव द्वारा गठित की थी कौशिक समिति। इस समिति ने गैरसैंण को ही स्थायी राजधानी बनाने की सर्वसम्मति सिफारिश की थी। लेकिन हुआ क्या, बाबा मोहन उत्तराखंडी का बलिदान यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसमें गैरसैंण को राज्य की आधिकारिक राजधानी घोषित करने की मांग को लेकर इन्होंने आमरण अनशन कर अपनी शहादत भी दी थी। लेकिन अंत में क्या हुआ, राजधानी बनी देहरादून, ठीक है। और आज के टाइम पे ग्रीष्मकालीन राजधानी के नाम से जानी जाती है गैरसैंण। बात करेंगे अब यहाँ पे 4 मार्च 2020 को तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, इन्होंने बजट सत्र के दौरान गैरसैंण जो कि भराड़ी शहर में पड़ता है, इनको ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की। राज्यपाल की स्वीकृति 8 जून 2020 को राज्यपाल की मंजूरी हो गई थी और इसकी राजपत्रित अधिसूचना भी जारी कर दी गई थी। भराड़ी सैण प्रशासनिक परिसर में की बात करें तो यहाँ एक भव्य विधानसभा भवन स्थापित है, जहाँ सरकार के प्रतिवर्ष महत्वपूर्ण बजट सत्र और कैबिनेट बैठकें आयोजित की जाती है। अब बात करेंगे उत्तराखंड के ऐतिहासिक किले, जिसमें 1-2 पार्ट बना रखा हमने, जिसमें पहला है खगमरा का किला, अल्मोड़ा के पूर्व में है। ये निर्माता इसके भीष्मचंद्र थे, 16वीं शताब्दी में लगभग 1555 से 60 तक के मध्य बना था। राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा लाने हेतु इस रणनीतिक किले को सबसे पहले बनाया गया था। मैंने कि पहले तो राजधानी चंपावत थी, चंपावत से अल्मोड़ा लानी थी राजधानी, तो अल्मोड़ा में भी कुछ होना चाहिए था ना, इसलिए इन्होंने क्या करा, भीष्मचंद्र ने खगमरा का किला निर्माण किया था। अब जो दूसरा किला है वो लाल मंडी का किला है, फोर्ट मोएरा भी बोलते हैं इसको। ये पलटन बाजार अल्मोड़ा कैंट एरिया में है। निर्माता इसके राजा कल्याण चंद थे। 1563 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। 1815 में गोरखाओं को हराकर ब्रिटिश सेना ने इस पर अधिकार कर इसका नाम क्या रख दिया, लॉर्ड मोएरा के नाम से रख दिया था। अगला जो है मल्ला महल का किला है, जो कि इसमें अल्मोड़ा नगर के बिल्कुल मध्य में है ये।
निर्माता इसके राजा रुद्रचंद द्वारा निर्मित किया था और ये चंद शासकों का मुख्य प्रशासनिक व रिहायशी महल था। वर्तमान में यहाँ जिला कचहरी कार्यरत है। बात करेंगे इसी क्रम में उत्तराखंड के ऐतिहासिक किले, जो कि दूसरा पार्ट है ये, मतलब कि पेज अलग अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा है नेथड़ा का किला, जो कि गोरखाकालीन सैन्य स्थापत्य था ये। इसमें नेथड़ा का किला क्या था ना, कुल मिला के ये अल्मोड़ा जिले में रामनगर भिकियासैंण मार्ग पर स्थित है। ये गोरखाकालीन जो स्थापत्य कला है इसका अत्यंत उत्कृष्ट और सुंदर उदाहरण माना जाता है। और गोरखाओं ने इसका उपयोग क्यों किया था, मतलब कि क्यों बनाया था ये, क्योंकि जो अपने शासनकाल के दौरान ये सैन्य छावनी के रूप में किया था, ठीक है, कैंटोनमेंट एरिया के तरह। राजबुंगा का किले की बात करें तो राजा चंद वंश के राजा के चंद राजवंश का उदय का केंद्र है राजबुंगा का किला। ये जो ऐतिहासिक किला है चंपावत जिले में स्थित है और मूल राजधानी है रह चुकी है चंदवंश की। और इसका जो संस्थापक था राजा सोमचंद्र थे, जो कि 10वीं शताब्दी में इनका निर्माण करवाया था। ये संपूर्ण उत्तराखंड में चंद राजवंश के उदय का प्राथमिक और ऐतिहासिक केंद्र का सबसे प्राचीन किला है। तो अब बात करेंगे चैप्टर 2 है उत्तराखंड का नदी तंत्र और जल विद्युत परियोजनाएं प्रमुख। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे प्रमुख नदी तंत्र की, फिर उसके बाद परियोजना की बात हम करेंगे, जिसमें पहला जो है वो है भागीरथी नदी तंत्र। उद्गम और पौराणिक मान्यता की हम बात करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं उत्तरकाशी, इसका जो उद्गम है उत्तरकाशी जिले में स्थित महान गंगोत्री ग्लेशियर है, उसके गोमुख नामक स्थान से यहां से इसका उद्गम स्थल होता है, ठीक है। और यात्रा इसकी बात करें तो देवप्रयाग तक यात्रा होती है। गोमुख से देवप्रयाग तक 205 किलोमीटर की यात्रा इसकी टोटल होती है। बात करेंगे उसके बाद लोक संस्कृति में स्थान की बात करें तो देवप्रयाग के संगम पर भागीरथी को सास और अलकनंदा को बहू के रूप में संबोधित करते हैं। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा उतना, लेकिन जिसने पढ़ा है उसको समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत। तो हम मैप के थ्रू देख लेते हैं इसको, तो मैप के थ्रू आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये है भागीरथी नदी तंत्र, जिसमें थोड़ा सा मैं जूम इन कर लेता हूं। यहाँ पे देखो ये निकलती है गोमुख से, जो कि यहाँ से गोमुख से निकलने के बाद गंगोत्री ग्लेशियर से 19 किलोमीटर आगे है गोमुख स्थान, ठीक है। उत्तरकाशी जिला है ये। यहाँ से जब निकलती है ये भागीरथी नदी, तो इसके बाद आगे बढ़ते हुए यहाँ से इसके लेफ्ट साइड से रुद्रगंगा, केदारगंगा और राइट हैंड से जाह्नवी या जाड़गंगा, तो और थांगला दर्रा भी यहाँ है। तो बहुत सारी नदियां मिलती है छोटी मोटी, ठीक है। तो इसकी सहायक नदियां हैं। भागीरथी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? रुद्रगंगा, केदारगंगा, जाह्नवी या जाड़गंगा और सियाल गंगा। कहने का मतलब है सबके पीछे गंगा गंगा छुपा होगा, ठीक है। तो समझ जाना आप, भागीरथी नदी तंत्र की ये सहायक नदियां हैं। और असीम गंगा भी है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे डोडी ताल से निकलती है असीम गंगा जो। अब यहाँ पे बात करते हैं भैरव घाटी। भैरव घाट में जो जाड़ गंगा मिलती है तो यहाँ पे भैरव घाट बनाती है। और झाला में कौन सी नदी मिलती है? सियाल गंगा नदी मिलती है। और गंगोरी में मिलती है असीम गंगा या अस्सी गंगा भी बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद जब ये आगे बढ़ती है और ये 205 किलोमीटर टोटल लंबाई है इसकी, गोमुख से लेकर कहां तक? देवप्रयाग तक, क्योंकि देवप्रयाग के बाद ये नदी गंगा नदी कहलाती है, ठीक है। इसकी बात भी हम करेंगे, पहले हम देख लेते हैं इसको अच्छे से। अब यहां पे जब ये आगे मिलती है तो गणेश प्रयाग में, यहां पे इस भागीरथी नदी पर गणेश प्रयाग में क्या है, भिलंगना नदी मिलती है आके, जो कि टिहरी डैम है इसके थोड़ा सा आगे पे, ठीक है। और ये जो भिलंगना नदी है ये कहाँ से निकलती है? खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है भिलंगना नदी, ठीक है। और यहाँ पे एक बाल गंगा नदी भी है, शायद बाल गंगा ही है, बाल गंगा नदी भी मिलती है भिलंगना नदी में, ठीक। अब बात करेंगे तो यहाँ पे आती है और यहाँ पे देवप्रयाग में किससे मिलती है? अलकनंदा नदी से मिलती है, जो कि अलकनंदा नदी को बहू कहते हैं और भागीरथी नदी को सास कहते हैं, ठीक है, उत्तराखंड की संस्कृति में, ठीक। और इसी के बाद देवप्रयाग से आगे चल के ये नदी गंगा नदी बदल जाती है, उसके हम बाद में बात करेंगे। पहले इतना समझ लो कि ये भागीरथी नदी तंत्र हमने बताया। अब बात करेंगे इसके बाद भागीरथी की प्रमुख सहायक नदियां हमने बता दी है सारी। तो ये देख सकते हैं मैप में, थोड़ा सा देखने से थोड़ा सा अच्छा समझ में आता है, ठीक है। देखो अस्सी गंगा सब चीज, ठीक है। भैरव घाटी के पास जाह्नवी या जाड़ गंगा मिलती है। भिलंगना नदी पे पुरानी टिहरी में, गणेश प्रयाग में क्या है? टिहरी डैम है, ठीक। अब बात करते हैं अलकनंदा नदी तंत्र की, ठीक, जो कि बहू के नाम से जानी जाती है। ये चमोली जिले में स्थित सतोपंत शिखर है। इसके अल्पापुरी बांक और सतोपंत ताल से इसका उद्गम होता है। राज्य की सबसे बड़ी नदी है
सबसे बड़ी तो नहीं है, हाँ ये सबसे बड़ी इसलिए है क्योंकि जल धारण क्षमता यानी कि वाटर वॉल्यूम में सबसे बड़ी है, लेकिन लंबाई में कौन सी है, लंबाई में है काली नदी है, वो भी हम पढ़ेंगे अभी। तो यहाँ पे इसकी कुल जो मार्ग है, कुल लंबाई इसकी 195 किलोमीटर है सतोपंथ से देवप्रयाग तक। और देवप्रयाग में जब ये यहाँ से आते हुए भागीरथी नदी से मिलती है तो ये बन जाती है गंगा नदी। तो देख लेते हैं इसका भी मैप में डिटेल में, मैप के थ्रू यहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे अलकनंदा नदी की, तो कहाँ से निकलती है, सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। और मेन चीज क्या है ना, इस अलकनंदा नदी में ही पंच प्रयाग भी स्थित है, तो उनको भी हम डिटेल में जानेंगे। तो हम पहले बात कर लेते हैं, सतोपंथ ग्लेशियर से इसके उद्गम होता है और आगे चलकर ये केशव प्रयाग एक स्थान है, केशव प्रयाग में ये सरस्वती नदी मिलती है जो कि देवताल से निकलती है सरस्वती नदी, और ये मिलती है अलकनंदा पे तो केशव प्रयाग बनाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो केशव प्रयाग है ना, वो पंच प्रयाग का हिस्सा नहीं है। माना कि इसके पीछे प्रयाग छिपा हुआ है, लेकिन ये प्रयाग पंच प्रयाग जो है उत्तराखंड के, उसका हिस्सा नहीं है, ठीक है। याद रखना है, इनमें कंफ्यूजन हो जाएगा किसी को। तो यहाँ पे एक भीम पुल भी है जो कि सरस्वती नदी पर ही स्थित है। अब बात करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर ऋषि गंगा सेकंड मिलती है जो कि नीलकंठ पर्वत से निकलती है, और यहाँ पे बद्रीनाथ धाम पे मिलती है, ठीक है। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हनुमान चट्टी के सामने, हनुमान चट्टी के पास ही क्या है, गोविंद घाट है, ठीक है। और गोविंद घाट में कौन सी नदी मिलती है, लक्ष्मण गंगा नदी मिलती है, ठीक है। और इसी क्रम में पहला जो प्रयाग है वो है विष्णु प्रयाग। अब ये याद करने की ट्रिक कैसे है, देखो पहली बात तो सब प्रयागों के नाम याद होने चाहिए, और दूसरी बात उनका क्रम भी याद होना चाहिए कि ऊपर से लेकर नीचे तक का क्रम कौन सा है, ठीक है। हम बिल्कुल एक शब्दों से रिलेट करके हम उसको याद कर लेंगे। कैसे, देखो जो विष्णु प्रयाग है, सबसे बड़े भगवान कौन से, मतलब कि जो विष्णु भगवान है, भगवानों में से भगवान है, ठीक है। विष्णु भगवान क्या है, सबसे विष्णु भगवान के नाम से ही क्या है, सबसे पहला प्रयाग है जो सबसे ऊपर है, ठीक। और विष्णु प्रयाग में कौन सी नदी मिलती है, ये मिलती है पश्चिमी धौली गंगा नदी मिलती है, जो कि गणेश गंगा और ऋषि गंगा फर्स्ट जो है उनके मिलन से बनती है पश्चिमी धौली गंगा। ये नदी भी याद करनी है आपको और ये प्रयाग का नाम भी याद करना है, ठीक है। अब पहले प्रयाग तो हो गए विष्णु भगवान के नाम पे, दूसरे जो प्रयाग है वो नंद प्रयाग के नाम, नंद प्रयाग है। लेकिन ये नंद प्रयाग किसके नाम पे है, नंदा की नदी आती है, देखो नंदा घुंगटी पर्वत से, नंदा घुंगटी से निकलती है जो कि त्रिशूल पर्वत के सामने पे है। यहां से निकली नंदा घुंगटी से कौन सी नदी, नंदाकिनी नदी। और नंदाकिनी नदी कहाँ मिल गई, नंद प्रयाग में मिल गई, और क्या बना दिया, सेकंड प्रयाग बना दिया उत्तराखंड का। तो इजी है ना ट्रिक के माध्यम से। और तीसरा जो प्रयाग है, थोड़ा सा आगे बढ़ती नदी, तो यह बनता है फिर कर्ण प्रयाग। और कर्ण प्रयाग में कौन सी नदी मिलती है, पिंडर नदी मिलती है जो कि पिंडारी ग्लेशियर से ही निकलती है, नाम से ही रिलेटेड है, नदी का नाम भी ग्लेशियर के नाम से रिलेटेड है। और पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर में है, ठीक हो गया। लेकिन कर्णप्रयाग और पिंडर नदी को हम कैसे याद करेंगे, देखो पिंडर में भी रो है, ठीक है, पिंडर में भी आधा रो है, और कर्णप्रयाग में पूरा पूरा रो है, तो ऐसे करके याद करना है। उसके बाद आगे बढ़ती हुई नदी, ये नदी रुद्रप्रयाग में मिलती है, किससे, यहां से निकलती है एक नदी रुद्रप्रयाग से, केदारनाथ से। यहाँ पे कौन सा ताल है, चौराबाड़ी ताल है, मंत्रांचल श्रेणी में स्थित है, ठीक है। चौराबाड़ी ताल है, यहां से निकलती है रुद्र, कौन सी नदी है ये नदी है मंदाकिनी नदी, ठीक है। मंदाकिनी नदी जब रुद्रप्रयाग में मिलती है तो ये रुद्र चौथा प्रयाग बनाती है, ठीक है। रुद्रप्रयाग तो डिस्ट्रिक्ट का नाम भी है, तो रुद्रप्रयाग, तो ये प्रयाग आपको याद रहेगा। अब इसमें ही आगे बढ़ते हुए नदी देवप्रयाग में मिल जाती है और पांचों प्रयाग बनाती है, जो कि देवप्रयाग में किससे मिलती है नदी, भागीरथी नदी से मिलती है। और देवप्रयाग सबसे लास्ट प्रयाग है, और देवप्रयाग का नाम यहीं से जो नदी है गंगा, भागीरथी और अलकनंदा, वो दोनों नदियां मिलकर क्या बनाती है, गंगा नदी बनाती है। तो ये इतना सा था सिंपल। अब बात करेंगे आगे हम अलकनंदा तंत्र के पंच प्रयागों का संगम, जो कि हमने देख लिया है मैप के थ्रू, तो आपको अब याद करने की ऐसी जरूरत नहीं है। आप मैप के थ्रू एक बार और थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, थोड़ा सा विजुलाइज करेंगे, तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। 2-3 बार करना होता है हर चीज को, देखो एक बार करके किसी को याद नहीं रहता, ठीक है। उसको 2-3 बार रिपीट करना है, रिविजन करना है, फिर उसके बाद 1 महीने बाद करना है, जब तक एग्जाम ना हो जाए आपका, जब तक सिलेक्शन ना जाए, उसको हर महीने रिविजन करना है। आपने जितना भी पढ़ा है वो आपको 1 महीने के अंदर अंदर रिवाइज करना ही पड़ेगा, तभी आपको वो लाइफ टाइम याद रहेगा। लाइफ टाइम तो हो ही जाएगा याद, बट एग्जाम में आपको क्लियरिटी बनी रहेगी, ठीक। अब बात करेंगे
तीसरी जो नदी है गंगा नदी है, ठीक है। ये दोनों संगम से ही बनी हुई है नदी, तो ये तीसरी नदी नहीं कह सकते इसको, ये इसी का ही भाग है, भागीरथी और अलकनंदा नदी का ही भाग है। तो इसकी जो शुरुआत है, एक सेकेंड, इसकी जो शुरुआत है वो हमारे क्या है, देवप्रयाग से स्टार्ट होती है, भागीरथी और अलकनंदा के संगम के बाद, जिसको हम गंगा नदी बोलते हैं। इसकी कुल लंबाई जो है ना, राज्य के भीतर यानी कि हरिद्वार के जब सीमा से बाहर नहीं जाती है, हरिद्वार तक इसकी लंबाई है मात्र 96 किलोमीटर है। और टोटल इसकी लेंथ कितनी है, 25, एक सेकेंड, 25 किलोमीटर इसकी लेंथ है, यानी कि 2525 किलोमीटर टोटल लेंथ है इसकी गंगा नदी की। बात करते हैं यहाँ पे मैदान में जब प्रवेश करती है तो ऋषिकेश के बाद ये हरिद्वार से पूरी तरह मैदान में प्रवेश करती है, जहां से उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश करती है। और कमेंट में आप बताना कि, चलो मैं बता देता हूं, उत्तर प्रदेश के बिजनौर में ये BIJNOR बिजनौर जिले में ये प्रवेश करती है। ओके, अब बात करेंगे हम यहाँ पे, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं क्योंकि हमने सारा भाग पढ़ लिया इसका। तो देवप्रयाग से यहाँ पे एक नदी आती है, नयार नदी कहते हैं इसको, या नाद नदी कहते हैं, ठीक है। और ये दो नदियों से मिलकर बनती है, पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार नदी से मिलकर बनती है, जो कि सतपुली में एक नाम हो जाता है इसका, नयार नदी, ठीक। पौड़ी गढ़वाल की नदी है ये, और फूल चट्टी के पास ब्यास घाट में मिल जाती है गंगा नदी से। और ऋषिकेश में ही एक चंद्रभागा नदी है, वो आके मिलती है ऋषिकेश में। और सोंग नदी भी है जो कि रायवाला में आके मिलती है, ठीक। और हरिद्वार में ये मैदान में उतरती है। और रमतऊ सोरानी नदी, बहुत सारी नदियां यहाँ पे छोटी मोटी, तो ये वहाँ की मिलती है। उसके बाद ये यूपी में एंटर कर जाती है। इसके बाद बात करेंगे हम, ये बात हमने कर ली है, इसके बाद हम देखेंगे यमुना नदी तंत्र और उसका प्रवाह क्षेत्र की, ठीक है। तो बात कर लेंगे दोस्तों उद्गम स्थल की। तो उत्तरकाशी जिले के जो बंदरपुर चोटी है, इसके दक्षिण पश्चिम ढाल में यमुनोत्री ग्लेशियर है, जो कि यहां से इसका उद्गम स्थल होता है। पौराणिक मान्यता है कि यमुना क्या है, जो वो सूर्य की पुत्री है और यम की बहन है, और भगवान कृष्ण की पटरानी माना जाता है। कुल लंबाई इसकी डाक पत्थर देहरादून तक उत्तराखंड में कुल लंबाई क्या है, 136 किलोमीटर। इसके बाद ये हिमाचल में प्रवेश कर जाती है, ठीक। राज्य से निकासी इसकी कहाँ पर होती है, धारलीपुर देहरादून के पास होती है। उत्तराखंड सीमा छोड़कर हिमाचल और हरियाणा की ओर ये बहने लगती है। तो बात कर लेंगे इसकी भी मैप के थ्रू। तो यहाँ पे देखते हैं मैप में, तो देखो ये है यमुना नदी, ठीक। कहाँ से निकल रही है, बंदरपूछ ग्लेशियर से निकलती है, यमुनोत्री धाम से। और इसमें हनुमान चट्टी में एक ये जगह है, और ऋषि गंगा खरसाली में मिलती है, ऋषि गंगा। तो ऐसे करके 2-3 नदियां हैं इसकी। उसके बाद ये डाक पत्थर में मिलती है, किससे, पश्चिम से आने वाली टोंस या तमसा नदी से मिलती है। इसकी बात भी हम बात करेंगे। बाकी फिलहाल देख लेते हैं, यमुना नदी डाक पत्थर में मिलती है, और उसके बाद ये शक्ति नहर भी बनाती है एक, और जहाँ आसन नदी मिलती है इसमें रामपुर मंडी के पास में, और ये ढालीपुर से होते हुए बाहर निकल जाती है राज्य के। बात करेंगे इसके बाद इसके तंत्र की और सहायक नदियों की हमने बात कर ली है। अब हम इसी क्रम में टोंस नदी की बात करते हैं, जो कि नदी का स्वरूप और गठन की बात करें तो उत्तरकाशी के सुपिन डोडाक्वार क्षेत्र और हिमाचल की जो रुपिन नदी है, ये दो धाराओं के नाम मिलने से मिलती है। नेटवाड़ में इन दोनों का मिलन होता है। विशाल जल प्रवाह में ये यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो मुख्य यमुना नदी से भी दुगना पानी अपने साथ लेकर आती है। और प्राकृतिक सीमा की बात करते हो, अपने जो प्रवाह मार्ग में उत्तराखंड और उत्तराखंड, देहरादून, उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के बीच में सीमा बनाती है, ठीक है। यमुना से संगम की बात करें तो हरिपुर नामक स्थान पर यमुना से मिल जाते हैं, डाक पत्थर के पास में। अब हम देख लेते हैं मैप के थ्रू। तो यहाँ पे देखेंगे हम, तो देखो स्वर्गारोहिणी हिमनद है, यहाँ से निकलती है सुपिन नदी। अब इसको याद कैसे करेंगे, स्वर्गारोहिणी हिमनद, सबसे पहले तो हमें याद करना पड़ेगा ये उत्तरकाशी जिले में है, ठीक है। स्वर्गारोहिणी हिमनद, ये तो फैक्ट है, याद करने पड़ेंगे। स्वर्गारोहिणी से ही सुपिन नदी निकलती है, देखो 100 है, ठीक। सुपिन नदी, सुपिन और रूपिन, ये दो सेम साउंड करने वाली नदी है, तो इनको याद रखना है। जो रूपिन नदी है वो निकलती है डोडाक्वार यानी कि हिमाचल प्रदेश से निकलती है, लेकिन वो यहाँ पे नेटवार में, उत्तराखंड में, ये नेटवार के उत्तरकाशी जिले में ये यहाँ पे दोनों नदियां मिलती हैं, और ये बनाती है फिर टोंस या तमसा नदी बनाती है, ठीक। और यहाँ से मिलते हुए ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर बनाती है, और यहाँ पे डाक पत्थर में कौन सी नदी है, यमुना नदी से मिल जाती है, सिंपल। बात करेंगे इसके बाद अगली जो नदी है
काली नदी तंत्र जो कि सबसे बड़ी नदी है उत्तराखंड के लंबाई के हिसाब से। जो कि बात करें उद्गम स्थल की, तो पिथौरागढ़ जिले के उत्तर पूर्वी छोर पर स्थित जो लीपुलेख दर्रा है, इसके पास काला पानी है, ब्यास घाट, यहाँ से इसका उद्गम स्थल होता है। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक सीमा की बात करें तो नेपाल और भारत के बीच एक लंबी प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। राज्य की सबसे लंबी नदी है काला पानी से टनकपुर के बीच, और पूर्णागिरि तक इसकी लंबाई कितनी है, 252 किलोमीटर, जो राज्य में सबसे अधिक लंबी है। मैदानी क्षेत्रों में इसका नाम क्या है, टनकपुर बैराज पर पार करने के बाद ये मैदानी भागों में इसे शारदा नदी के नाम से जानते हैं। तो चलिए मैप से शुरू करते हैं इसकी शुरुआत, ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो लीपू लेक, यहाँ पे लीपू लेक दर्रा भी है जो हम बात कर चुके हैं। यहाँ से कैलाश मानसरोवर यात्रा होती है, ये पिथौरागढ़ जिले में ही है। यहाँ पे काला पानी जो एरिया है, यहाँ से निकलती है नदी, और कुठी आंगटी से निकलती है। कुठी आंगटी जो नदी है यहाँ से इसमें मिल जाती है, ये मतलब कि सहायक नदियाँ हैं इसकी, ठीक। और गोखना से यहाँ पे पूर्वी धौलीगंगा मिलती है तवा घाट पे, और आगे बढ़ते हुए जौलजीबी में मिलती है गौरी गंगा नदी, ठीक है, जौलजीबी में। और उसके बाद जब ये नदी आगे बढ़ती है तो आगे बढ़ते हुए नदी, अब मेन आता है इसका पंचेश्वर, ठीक। पंचेश्वर एक जगह है, वहां किस नदी से मिलती है, ये मिलती है सरयू नदी से। और सरयू नदी कहाँ से निकलती है, इसको देखने वाली बात है। तो ये नदी निकलती है बागेश्वर से, लेकिन बागेश्वर में भी कहाँ से, सरमूल एक जगह है, वहां से निकलती है नदी। और जो बागेश्वर शहर है ना, वहां पे सरयू नदी और गोमती नदी जो कि डेबरा श्रेणी से निकलती है, वहां पे बागेश्वर में इसका मिलन स्थल है। और यहाँ से सरयू नदी आगे बढ़ते हुए 146 किलोमीटर लंबी है नदी है। आगे बढ़ते हुए नदी काकरी घाट में, एक पनार नदी भी आती है अल्मोड़ा से, वहां पे मिल जाती है काकरी घाट में। और इसके बाद आगे बढ़ते हुए रामेश्वर घाट भी एक इंपॉर्टेंट नदी मिलती है यहाँ पे। रामेश्वर घाट जो कि नामिक ग्लेशियर से निकलती है, एक पूर्वी रामगंगा नदी, जो कि रामेश्वर घाट में किससे मिलती है, सरयू से। और फिर सरयू आगे बढ़ते हुए पंचेश्वर में कहाँ मिल जाती है, काली नदी पर मिल जाती है। ओके, अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए यहाँ पे टनकपुर में मैदान में उतर जाती है, और काला पानी, बनबसा, बीरमदेव पहाड़ी से होते हुए नेपाल में प्रवेश कर जाती है। तो ये थी दोस्तों नेपाल जो काली नदी तंत्र है इसकी सहायक नदियों के बारे में, ठीक है। हमने देख लिया सब, इसको आप देख सकते हैं एक बार। अब हम बात करेंगे उत्तराखंड की प्रमुख जो जल विद्युत परियोजना है उनके बारे में, एक शॉर्ट में देख लेते हैं। जो कि पहली जो नदी है काली नदी तंत्र है, ये काला पानी से निकलती है लिपुलेख दर्रे के पास से, 252 किलोमीटर, राज्य में सबसे बड़ी लंबी नदी है। और टनकपुर के बाद ये पूर्णागिरि के बाद शारदा नाम से ये फेमस है। भागीरथी नदी की बात करें तो गोमुख यानी कि गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, 205 किलोमीटर लंबी है। और देवप्रयाग में संगम बनने के बाद ये गंगा नदी बन जाती है। अलकनंदा नदी की बात करें तो सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है, अलकापुरी बांध पर्वत से, 195 किलोमीटर लंबी है। और देवप्रयाग संगम में ही भागीरथी से इसका मिलन हो जाता है और गंगा नदी बन जाती है। टोंस नदी की बात करें तो रूपिन और सुपिन धारा में नेटवाड़ बनने के बाद टोंस नदी बनती है, और 148 किलोमीटर लंबी है। और हरिपुर कालसी के पास ये यमुना में विलीन हो जाती है। यमुना नदी की बात करें तो यमुनोत्री ग्लेशियर बंदरपुर से 136 किलोमीटर के साथ धालीपुर में हिमाचल और हरियाणा में प्रवेश कर जाती है। और गंगा नदी जो है मात्र 96 किलोमीटर है, देवप्रयाग संगम में संयुक्त रूप से लक्ष्य और हरिद्वार की सीमा में बाद ये यूपी में प्रवेश कर जाती है। अब दोस्तों ये तो थी उत्तराखंड की जो प्रमुख नदियां उसकी लंबाइयों की तुलना। अब हम इसमें बात करेंगे प्रमुख विद्युत परियोजनाएं जो हैं, जैसे कि उत्यासू, मनेरी भाली और लखवाड़। जो उत्यासू परियोजना है वो अलकनंदा नदी पर पौड़ी गढ़वाल पर प्रस्तावित है। इसकी कल्पित जो क्षमता होगी वो 1000 मेगावाट होगी। मनेरी भाली की बात करें तो भागीरथी नदी उत्तरकाशी पर मनेरी भाली बांध की जो विद्युत क्षमता है वो 90 मेगावाट है। और जो सेकंड है मनेरी भाली, वो जोशियाड़ा बांध से धरासू तक पावर हाउस तक इसकी लंबाई कितनी है, इसकी विद्युत क्षमता जो है 304 मेगावाट है। बात करेंगे लखवाड़ और कोटेश्वर बांध। लखवाड़ जो परियोजना है वो यमुना नदी पर है और देहरादून जिले में निर्मित ये 300 मेगावाट की राष्ट्रीय परियोजना है जो 6 राज्यों को पीने का पानी देगी। कोटेश्वर बांध की बात करें तो भागीरथी नदी पर है, मुख्य टिहरी बांध से 22 किलोमीटर के नीचे स्थित है, 400 मेगावाट क्षमता इसकी बांध की है। और रेगुलेटिंग डैम की बात करें तो ये टिहरी कॉम्प्लेक्स का ही हिस्सा है जो निचले क्षेत्र में जल बहाव को पूरी तरह से कंट्रोल करता है। इसी क्रम में देखें टिहरी बांध परियोजना जो कि देश का सबसे ऊंचा बांध है। नदियों का संगम की बात करें तो भागीरथी और भिलंगना के पवित्र संगम जो कि गणेश प्रयाग है यहाँ पे निर्मित है ये।
और ऊंचाई की बात करें तो 260.5 मीटर यानी कि 855 फीट है इसकी ऊंचाई, जो इसे भारत का सबसे लंबा और सबसे ऊंचा और दुनिया के विशालतम बांधों में से एक बनाता है। बांध का प्रकार क्या है? रॉक एंड अर्थ फिल है, यानी कि मिट्टी और पत्थर के मजबूत भराव से बना हुआ है, अद्वितीय बांध है। ठीक है। और जलाशय की बात करें तो टिहरी बांध के जलाशय को आधिकारिक तौर पर स्वामी रामतीर्थ सागर नाम दिया गया है, जिसका जो क्षेत्रफल है वो 42 वर्ग किलोमीटर है। इसी क्रम में देखेंगे टिहरी बांध की टिहरी बांध जो की है, तो इसकी कुल क्षमता जो 2400 मेगावाट है। टिहरी बांध जो की है पहला 1000 मेगावाट में, और कोटेश्वर परियोजना जो है 400 मेगावाट, और टिहरी पंप स्टोरेज जो है 1000 मेगावाट की है। ऐतिहासिक परिकल्पना की बात करें तो जो ये बांध है इसकी परिकल्पना योजना जो 1972 में की गई थी, इसका निर्माण टीएसडीसी यानी कि टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा 1988 से संभाला गया। राष्ट्र के गांव का उपनाम की भी बात यहाँ पे होती है, तो टिहरी बांध को इसके विशाल आकार, देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के राज्यों को विद्युत पेयजल देने के लिए इसको राष्ट्र का गांव भी कहा जाता है। तो याद रखना, राष्ट्र का गांव टिहरी बांध को कहा जाता है। तो दोस्तों ये तो थे हमारे दो टॉपिक हो गए आज के, जो कि हमने पहला करा था इतिहास से रिलेटेड और दूसरा करा था भूगोल से रिलेटेड। अब हम इसके दोनों के 20 प्रश्न देखेंगे जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, इनको छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसी से फैक्ट बनते हैं और हमारे फैक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने से ही याद होते हैं। तो चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पे है एडवर्ड गार्डनर और जॉर्ज विलियम ट्रेल के प्रशासनिक सुधारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कथन कौन सा कथन आ सकते हैं? तो ये है, देखो सब पढ़ लेना आप, ये सारे सही हैं, लेकिन जो लास्ट वाला है वो गलत है। ठीक है। क्यों है गलत? क्योंकि कुमाऊं क्षेत्र में डाक प्रणाली की शुरुआत जो थी और अल्मोड़ा में 1816 में की गई थी। ठीक है। यहाँ पे हम सीधे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो कुमाऊं में 1816 में डाक प्रणाली की शुरुआत और अल्मोड़ा जेल 1816 में, तथा जो पौड़ी जेल है वो 1821 की स्थापना का श्रेय एडवर्ड गार्डनर को नहीं, बल्कि वास्तविक संस्थापक जो थे जॉर्ज विलियम ट्रेल थे। क्यों? क्योंकि देखो 1816 की बात तो ठीक है, चलो 1821 में तो जॉर्ज विलियम ट्रेल थे ना जो कमिश्नर थे, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो जाता है। बाकी 80 साला बंदोबस्त 1823 में ट्रेल के द्वारा किया गया। 1815 की जो सुगौली की संधि थी वो 9 महीने के जो गार्डनर बने थे पहले गार्डनर कमिश्नर, उनके द्वारा की गई। और विलियम ट्रेल को कुमाऊं का बेताज सा बादशाह भी कहा जाता है, जिन्होंने 1819 में पहली बार पटवारी के 9 पद यहाँ पे सृजित किए थे। दूसरा क्वेश्चन है, कुमाऊं के कमिश्नर थे थॉमस लुसिंगटन और सर हेनरी रैमजे के संदर्भ में शायद ये कोट मैच करना है। ठीक है। तो बताना कौन सा सही कौन सा गलत है। पहला जो है, अच्छा इसको आप पढ़ लेना, मैं डायरेक्ट यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो कि कथन तीसरा सही है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 3 सही है, दूसरा गलत है। और दूसरा क्यों गलत है देखो, पढ़ लेते हैं। हेनरी रैमजे के कार्यकाल में 1857 की क्रांति के दौरान कुमाऊं क्षेत्र में पूर्ण अशांति फैली हुई थी। तो ये गलत है। यहाँ पे हेनरी रैमजे जो रामजी साहब के नाम से जाने जाते थे, कुशल नेतृत्व के कारण 1857 के समय प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कुमाऊं क्षेत्र में पूर्ण शांति यहाँ पे बनी रहती। याद रखना है, पूर्ण शांति बनी रहती, भले ही स्वतंत्रता संग्राम चला था उस टाइम पे, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसा ज्यादा दुर्घटना हुई नहीं थी। तीसरा क्वेश्चन है, उत्तराखंड की जो ऐतिहासिक राजस्व पुलिस प्रणाली है, इसके वैधानिक विकास और कार्य प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है? तो आप देखना यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वो गलत है। वो क्यों है गलत है? इसके तहत जो राजस्व पुलिस प्रणाली है, इसके तहत केवल राजस्व वसूली होती है, अधिकारियों को एफआईआर और दर्ज करने या जांच करने का अधिकार नहीं होता है। जबकि ऐसा नहीं है। जो राजस्व पुलिस प्रणाली है उसके जो अधीन जो पटवारी के जो पद हैं पहाड़ों में, वो पुलिसिंग का भी कार्य करती है, यानी कि उनको एफआईआर दर्ज करने, जांच करने, अपराधियों को गिरफ्तार करने और चालान करने का पूरा अधिकार यहाँ पे प्राप्त है। याद रखना है चीज। ठीक। चौथा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के वैधानिक चरणों को उनके सही तिथियों के साथ सुमेलित करना वाला विकल्प चुनना है। ठीक है। तो यहाँ पे बी वाला कथन सही है। इसमें देखो याद क्या करना है ना आपको, 1 अगस्त, 10 अगस्त, 28 अगस्त है, 1 10 28, 1 10 28, ये आपको याद करना है। अब देखो सबसे पहले लोकसभा आती है, लोकसभा में जो बिल पास होता है, फिर उसके बाद राज्यसभा में होता है 10 अगस्त को राष्ट्रपति स्वीकृत, ये राष्ट्रपति
हाँ सही तो है। लोकसभा में 1 अगस्त है, राज्यसभा में 10 अगस्त, और राष्ट्रपति की स्वीकृति हुई 28 अगस्त को, और 9 नवंबर को ये गठित हो गया राज्य। ठीक है, 1, 10, 28 ये याद रखना है बस, क्योंकि ऐसा फैक्ट वाला क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन गलत होता है ना दोस्तों तो अब हजारों बच्चे से पीछे हो जाएंगे। ठीक है, और मेरा जो ये मानना है, इस क्लास का जो मकसद है या उद्देश्य है, वो ऐसे क्वेश्चन को आपके गलत नहीं होने देना है जो एग्जाम में अक्सर आते हुए भी गलत हो जाते हैं। और वही क्वेश्चन क्या है ना, कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं हम, क्योंकि जो क्वेश्चन टफ होगा, जो क्वेश्चन बहुत कम लोगों को आता है, जो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गया हो या आउट ऑफ रीच हो गया हो, किसी बुक में ना हो, तो ऐसे क्वेश्चन को तो 99% लोग कर ही नहीं पाते ना, वो 1-2% लोग तुक्के से या किसी ने पढ़ा हो, इतना डीप अध्ययन करा हो तो वो वही कर पाएगा। इसलिए ऐसे क्वेश्चनों को हम टारगेट कर रहे हैं जो क्वेश्चन नॉर्मली पूछे जाते हैं बार बार और इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, अब पांचों क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के कानून के तहत यहाँ पे विचार करना है कथनों पे। तो इसमें बात करेंगे सी क्वेश्चन, जो कि 1 और 2 सही है, बाकी जो कथन सी है असत्य है। देख लेते हैं क्यों, क्योंकि अधिनियम के जो तहत है, इस जो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम है, इसके तहत 70 सदस्यीय अंतरिम विधानसभा का प्रावधान किया था, जिसे बाद में 30 सीटों में बदला गया। गलत है, यहाँ पे उल्टा हुआ था। यहाँ पे शुरुआत में 30 सदस्यीय अंतरिम विधानसभा का प्रावधान किया गया था, जिसको बाद में परिसीमन के बाद यानी कि डीलिमिटेशन के बाद 70 निर्वाचित सीटों में बदला गया था। तो ये भी याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि शुरू में जब प्रावधान हुआ था, जो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम हुआ था, उसके तहत कितने सीट यहाँ पे थी। ठीक है, तो 30 सीटें थी। बात करेंगे, अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी जो गैरसैंण है, इसकी घोषणा और उसके ऐतिहासिक घटनाक्रम के संदर्भ में सही कथन यहाँ पे चुनना है। तो सही कथन है बी। देख लेते हैं क्या है। एक्सप्लेन करने में हम ज्यादा भरोसा करते हैं तो वही करते हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 4 मार्च 2020 को गैरसैंण भराड़ीसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी यहाँ पे बनाया, घोषणा की थी। ठीक है, तो ये तो कोई वो नहीं है, रटी रटाई चीजें हैं ये तो, जो कि कौशिक समिति ने गैरसैंण का समर्थन किया था और बाबा मोहन उत्तराखंडी ने गैरसैंण के लिए सहायता यहाँ पे दी थी। इसी क्रम में देखेंगे, अगला क्वेश्चन है राजा भीष्मचंद्र और राजा कल्याण चंद द्वारा जो ऐतिहासिक किले थे उनके संबंध में कौन सा यहाँ पर सुमेलित है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है, जो कि खगमरा का किला है वो राजा भीष्मचंद्र और लाल मंडी का किला जो राजा कल्याण चंद ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन, अल्मोड़ा के किलों के नाम यहाँ पे देखें, एक्स और वाई कथन 2 दे रखे हैं, उसका हम देख लेते हैं। तो ऑप्शन डी सही है, दोनों ही कथन सही है, आप पढ़ लेना। ज्यादा लंबी हो गई क्लास तो मैं फटाफट फटाफट करा रहा हूँ। बाकी मैं जो क्वेश्चन गलत है, जहाँ पे ट्रिक वाले क्वेश्चन है, तो उसको मैं एक्सप्लेन करते रहूंगा। ठीक, उत्तराखंड के जो प्राचीन किले हैं नेथड़ा का किला और राजगंगा का किला के संदर्भ में कौन सा कथन ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित है। तो देखो, नेथड़ा का जो किला है, देखो ऑप्शन नंबर सी है। राजगंगा किला चंपावत में राजा सोमचंद्र द्वारा 10वीं शताब्दी में बनाया गया था, और ये निर्मित जो था चंद्र शासन का प्राथमिक केंद्र था। ठीक है, बाकी देखेंगे अगला क्वेश्चन, जो कि है गंगा नदी तंत्र के भौगोलिक प्रवाह और उसकी सहायक नदियों के संदर्भ में, संगम के संदर्भ में कौन सा वियोग में गलत है। अब यहाँ पे देखना गलत है पूछा, ठीक है, बाकी सब सही होंगे। तो ये जो ये वाला है ना, रमताऊ और सोलानी नदी, ये देवप्रयाग के पास बाएं तट से मिलती है, तो ये गलत है, ये हरिद्वार के पास मिलती है। ठीक है, देवप्रयाग रह गया वहां पे ऊपर। ठीक, तो यहाँ पे ये जो नदी हरिद्वार के मैदानी क्षेत्र में गंगा नदी के दाहिनी तट से आकर मिलती है, ना कि देवप्रयाग के पास बाएं तट से। ठीक, बात करेंगे इसी क्रम में, यमुना नदी तंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे पूर्णतः सत्य है। तो यहाँ पे जो ये बी वाला कथन है ये सत्य है। ये क्यों है देख लेते हैं। ऋषिगंगा, हनुमानगंगा और कमलघाट इसकी सहायक नदियां हैं। देहरादून के रामपुर मंडी में इसे नदी से मिलती है। बाकी के क्वेश्चन गलत है। देख लेंगे अगला जो है क्वेश्चन, वो गोमुख से देवप्रयाग तक प्रभावित होने वाली जो भागीरथी नदी तंत्र है, इसके संबंध में कौन सा अनुक्रम नदियों के संगम का उत्तरकाशी से देवप्रयाग के संक्रम में सही है। तो यहाँ पे देखो, पहले है रुद्रगंगा, फिर केदारगंगा, फिर जाड़गंगा, अस्सी गंगा, भिलंगना। तो ये जो गंगा है ना, मैंने बताया था ये सारी भागीरथी नदी तंत्र के ही क्या है, सहायक नदियां, भागीरथी नदी तंत्र के। लेकिन यहाँ पे ऊपर से नीचे तक का क्रम बताना है। ठीक है, क्या बोला है इसने, गोमुख से, हाँ गोमुख से लेके देवप्रयाग तक का। तो दोस्तों देखो, ये थोड़ा सा तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि ये क्रम क्या पूछ लिया, लेकिन आजकल ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, जो एग्जाम दे रहे होंगे उनको पता होगा, क्योंकि आजकल वो ट्रेंड चला गया कि हम नदी के नाम पूछते थे और उसके बाद हम रटे रटाए नाम याद करके ले जाते थे और वो आंसर सही हो जाते थे। अब थोड़ा सा रीजनिंग पूछ रहा है, रीजनिंग मिक्स कर रहा है, जिसमें पूरब से पश्चिम पूछ लेता है, नदियाँ या ग्लेशियर या हिमनद या कुछ भी कह लो या ताल कह लो। ठीक है,
तो ऐसे रीजनिंग वाले फैक्ट डाल रहा है, मतलब रीजनिंग की ट्रिक से पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है 13वां, उत्तराखंड में जो जल प्रवाह है इसकी दृष्टि से अलकनंदा नदी सबसे बड़ी नदी के पंचप्रयाग संगमों का उद्गम। अम, रुको एक सेकंड। उत्तराखंड में जो जल प्रवाह है इसकी दृष्टि से सबसे बड़ी जो अलकनंदा नदी है इसके पंचप्रयाग यानी कि संगमों का उद्गम से संगम की ओर सही भौगोलिक क्रम। अब देखो ये भी क्रम वाला पूछ लिया। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने बताया था विष्णु भगवान जी का है प्रयाग, तो विष्णु प्रयाग है। उसके बाद देव प्रयाग है, क्योंकि विष्णु भग तो यहाँ पे गलत हो गया, देव प्रयाग तो सबसे नीचे है ना। तो यहाँ पे दूसरा देख रहे हैं विष्णु प्रयाग कहाँ पर है, यहाँ पे देखो ये पूछा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज गलत कर दिया, ये केशव प्रयाग ये कोई प्रयाग नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं सही कर लेता हूँ, केशव प्रयाग नहीं है कोई प्रयाग। इसका जो सबसे नीचे है देव प्रयाग, ठीक है, देव प्रयाग। ओके, अब देखो सबसे पहले विष्णु भगवान जी का नाम लेके विष्णु प्रयाग आए, फिर उसके बाद नंद प्रयाग आए, फिर उसके बाद कर्ण प्रयाग आए, फिर उसके बाद रुद्र प्रयाग आए, फिर देव प्रयाग आ गए, ठीक। अब देखो देव रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग तो नीचे ही सबको याद है, लेकिन विष्णु प्रयाग भी सबसे ऊपर है, भगवान जी है। उसके बाद नंद प्रयाग कौन थे, नंद जो थे वो श्री कृष्ण भगवान के पिता थे ना, नंद। तो नंद, उसके बाद कर्ण प्रयाग, कर्ण वो भी महाभारत से रिलेटेड थे, तो कर्ण क्या है महाभारत बाद में। तो ठीक ऐसे याद कर लेना, अपनी अपनी तरीका है, ठीक है। चौथा 14वां क्वेश्चन है, काली नदी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और असत्य कथन का यहाँ पे चयन करना है। तो असत्य कथन है यहाँ पे तीसरा वाला। यहाँ पे उत्तराखंड की सीमा के भीतर काली नदी से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी, सबसे पहली वो लदिया नदी है, जबकि यहाँ पे लदिया नदी चंपावत में काली नदी से मिलती है। उत्तराखंड की सीमा के भीतर अंतिम सहायक नदी है, ना कि सबसे पहली। काली नदी की सबसे प्रारंभिक नदी है वो है कुटियांगटी, जो कि अभी बताया था मैंने मैप में, कुटियांगटी नदी। अब बात करेंगे काली नदी की प्रमुख सहायक नदियों में, गौरी गंगा, सरयू और पूर्वी गंगा के संगम स्थलों के संदर्भ में कौन सा सुमेलित यहाँ पे नहीं है, सुमेलित सही है। तो यह है बी, जो गौरी गंगा है वो जौलजीबी में मिलती है, सरयू नदी जो है पंचेश्वर में मिलती है, और पूर्वी रामगंगा है जो रामेश्वर में मिलती है। तो ये दोस्तों मैप एक बार दोबारा से देख लेना और इनको याद कर लेना, कोई सा भी प्रयाग कोई सा भी संगम पूछ सकते हैं एग्जाम में। और देखो ज़्यादा नहीं है, 15-20 संगम और 15-20 प्रयाग होंगे टोटल मिला के, तो इनको रट लेना, भले अपने ट्रिक से रटो, कैसे रटो, या फोटो से रटो, कैसे भी रट लो, ठीक है। लेकिन एक एक क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, तो यहाँ पे गलती नहीं करनी है, ठीक है। और यहाँ पे है टोंस नदी तंत्र की भौगोलिक विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन यहाँ पे गलत है। तो ये डी वाला कथन गलत है, क्योंकि टोंस नदी उत्तराखंड में जल प्रवाह की दृष्टि से राज्य की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। ये गलत हो गया, क्योंकि जो राज्य की जो जल प्रवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है वो अलकनंदा नदी है, ठीक है। और लंबाई की दृष्टि से काली नदी सबसे लंबी नदी मानी जाती है। टोंस नदी ये कौन सी नदी है सबसे लंबी, ये यमुना की सहायक नदी है जो सबसे लंबी नदी है, ठीक है। अब बात करेंगे 17वां, उत्यासु और मनेरी भारी जल विद्युत परियोजना है, इनके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पे देखना है, सही विकल्प की पहचान करनी। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोनों ही सही है, तो इनको हम डिटेल में जानते नहीं है, आप पढ़ लेना, ठीक है। जो गलत होंगे और जो इनमें जो समझाने लायक होगा कुछ, तो उसको ही हम देखेंगे। लखड़वाल कोटेश्वर जल विद्युत जो परियोजना है, इनके तकनीकी अंतरों को स्पष्ट करने वाला कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो ये बी कथन सही है। लखड़वाल जो बांध परियोजना है वो 300 मेगावाट की है, यमुना नदी पर एक बहुउद्देशीय परियोजना है। और कोटेश्वर बांध जो है 400 मेगावाट है, भागीरथी नदी पर ये निर्मित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़े जो ऊंचे है, सबसे बड़े नहीं है, सबसे ऊंचे टिहरी बांध परियोजना है, इसके संरचनात्मक तथ्यों के संबंध में कौन सा कथन पूरी तरह सत्य है। तो ऑप्शन नंबर बी है जो पूरी तरह सत्य है। इसकी जो हाइट है दोस्तों याद कर लेना, कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है मीटर में करो, आप फीट में भी करोगे, ठीक है, क्योंकि फीट में पूछ ले तो फिर क्या करोगे, इसलिए 260.5 के साथ साथ 855 फीट भी याद कर लेना। और ये कौन सी टेक्नोलॉजी से बना है, ये बना है रॉक एंड अर्थ फिल, यानी कि मिट्टी और पत्थर के भराव के प्रकार का बांध ये है। अगला आज का लास्ट क्वेश्चन है, टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स की जो कुल 2400 मेगावाट कल्पित क्षमता है, इसके प्रशासनिक और व्यावहारिक घटनाक्रमों का यहाँ पे सही वर्गीकरण और विकल्प यहाँ पे कौन सा दर्शाता है। तो ये ए है, जिसमें टिहरी बांध संयंत्र 1000 मेगावाट, कोटेश्वर 400 है, और टिहरी जो पंप स्टोरेज है वो 1000 है। कहने का मतलब है कोटेश्वर वाला 400 है, बाकी दोनों 1000 मेगावाट के हैं। तो दोस्तों ये थी आज के पहली क्लास जो कि हमने कर ली है। पार्ट 1 में हमने 2 टॉपिक पूरे कर लिए हैं। पहला है उत्तराखंड की प्रशासनिक और ऐतिहासिक व्यवस्था, दूसरा है उत्तराखंड का नदी जल तंत्र और विद्युत परियोजनाएं।
अब तीसरा टॉपिक हम करेंगे उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य और पर्यावरण आंदोलन, और चौथा टॉपिक हम करेंगे उत्तराखंड की जनसंख्या की यानी कि जनगणना और आंदोलन। ठीक है, और इसके साथ ही अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक लगता हो तो आप कमेंट में बॉक्स में कर सकते हैं, जिसको हम एक्सप्लेन कर देंगे विद 20 एमसीक्यू, कम से कम 20 एमसीक्यू तो रखेंगे। और ऐसा नहीं कि मैं एक वीडियो में एक ही टॉपिक करूंगा, टाइम पास नहीं करना है, कम समय में अधिक मटेरियल, अधिक कंटेंट देना है जो कि एग्जाम में बिल्कुल आपको काम आ सके। ठीक है, तो अब मिलेंगे हम अगली क्लास में अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।